हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट 3 है, जिसमें सबसे पहले आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो एक्शन पोटेंशियल इज़ अ सडन रैपिड ब्रीफ एंड लार्ज चेंज इन द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने लिखी है थोड़ी सी हैवी हो जाती है, बट इसको हम अगर इजी लैंग्वेज में समझें तो एक्शन पोटेंशियल एक सडन, रैपिड और एक ब्रीफ मतलब एक चेंजेस होते हैं जो कि एक न्यूरॉन्स के अंदर आते हैं और जो हेल्प करते हैं इम्पल्सेस को नेक्स्ट न्यूरॉन तक कैरी आउट करने में। वो हमारा होता है एक्शन पोटेंशियल। बेसिकली इसमें कुछ नहीं हो रहा होता, इसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्पल्सेस वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन ट्रैवल करती है। अब इसके बाद आते हैं, इसमें हमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। सबसे पहला है, इट इज़ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रैवल अलोंग द न्यूरॉन, कि ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कि एक न्यूरॉन्स के अलोंग ट्रैवल करता है। जनरेटेड व्हेन थ्रेशोल्ड रीच -55 मिलीवोल्ट। ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बट हमें यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी एक्शन पोटेंशियल तभी जनरेट होता है जब एक न्यूरॉन के अंदर का जो चार्ज होता है वो एक अपनी थ्रेशोल्ड पे पहुँच जाता है। वो थ्रेशोल्ड होती है -55 मिलीवोल्ट। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स सोडियम रशिंग इन डीपोलराइजेशन एंड पोटेशियम रशिंग आउट इन रिपोलराइजेशन। तो यहाँ पे हम इसकी जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि एक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में जनरेट कैसे होता है, तब हमें ये थोड़ा डिटेल्ड में समझ में आएगा। बाकी हमें यहाँ पे अभी के लिए ये याद रखना है कि जब एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता है तो इसका मतलब होता है उसमें दो स्टेजेस मेनली होते हैं। एक होता है डीपोलराइजेशन, जिसके अंदर सोडियम जो होता है वो बाहर से अंदर न्यूरॉन की तरफ आता है, और सेकंड होता है रिपोलराइजेशन, जिसमें पोटेशियम जो होता है वो न्यूरॉन से बाहर जा रहा होता है। उसके बाद आता है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ क्या कहता है कि एक्शन पोटेंशियल जब भी जनरेट होगा तो एक थ्रेशोल्ड पे आके वो होगा ही होगा, मतलब ऑल, और अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये होता है ऑल और नन लॉ, या तो होगा कम्प्लीटली या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जिसमें सबसे पहला फेज़ है रेस्टिंग फेज़। रेस्टिंग फेज़ एक्शन पोटेंशियल का वो वाला फेज़ होता है जिस टाइम पे न्यूरॉन्स कोई भी इम्पल्सेस कैरी नहीं करती है। रेस्टिंग फेज़ के अंदर सोडियम जो होता है वो बाहर होता है न्यूरॉन के, और पोटेशियम जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इनसाइड इज़ मोर नेगेटिव देन आउटसाइड। मतलब रेस्टिंग फेज़ में, एक्शन पोटेंशियल के रेस्टिंग फेज़ में जो न्यूरॉन्स के अंदर वाला एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। सेकेंड इज सोडियम आर केप्ट आउटसाइड एंड पोटेशियम आर इनसाइड। हमारे जो सोडियम होते हैं वो न्यूरॉन्स के बाहर होते हैं और जो पोटेशियम होते हैं वो न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं। और एक यहाँ पे हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि रेस्टिंग फेज़ में न्यूरॉन्स के पास जो वोल्टेज होता है वो -70 मिली वोल्ट होता है। तो ये हमारा रेस्टिंग फेज़ होता है एक्शन पोटेंशियल का। सेकेंड फेज़ होता है स्टिमुलस एंड डीपोलराइजेशन। स्टिमुलस एंड डीपोलराइजेशन फेज़ के अंदर एक्चुअल में न्यूरॉन्स के पास जो होते हैं वो इम्पल्सेस रीच आउट करती है। तो जैसे ही न्यूरॉन्स के पास कोई भी स्टिमुलस आता है तो जो रेस्टिंग फेज़ पे वोल्टेज था दैट इज़ द -70 मिली वोल्ट, अब वो वोल्टेज चेंज होके -55 मिली वोल्ट तक पहुंच जाती है। मतलब जो हमारे पास इम्पल्सेस का सिग्नल आया है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो रेस्टिंग फेज़ से जो कि -70 मिली वोल्ट था उससे चेंज होके -55 मिली वोल्ट तक पहुंच जाए। जैसे ही -55 मिली वोल्ट पे पहुंच जाएगा तब हमारी एक्चुअल में न्यूरॉन्स जो है वो इम्पल्सेस को ट्रैवल कराना स्टार्ट करा देगी। तो -55 मिली वोल्ट होते ही न्यूरॉन्स के जो सोडियम के गेट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब जैसे ही सोडियम के गेट ओपन होंगे, जो बाहर वाला सोडियम था वो अब न्यूरॉन्स के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल का एनवायरनमेंट है जो कि पहले नेगेटिव था अब वो ज़्यादा पॉजिटिव बन जाएगा। इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट इज़ द फेज़ 3 ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, दैट इज़ द रिपोलराइजेशन। अभी तक हमने देखा कि सोडियम के गेट्स ओपन हुए तो सोडियम जो होता है वो न्यूरॉन्स के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स के
न्यूरॉन्स के अंदर का एनवायरनमेंट ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। बट इसके बाद क्या होता है, न्यूरॉन्स डोंट लाइक टू स्टे पॉजिटिव फॉर लॉन्ग, मतलब न्यूरॉन्स को नहीं होता है कि वो ज़्यादा देर तक पॉजिटिव रहे। तो इस वजह से अब जो सोडियम की फर्दर एंट्री होती है वो क्लोज कर दी जाती है, मतलब सोडियम के जो गेट्स हैं वो क्लोज कर दिए जाएंगे और जो पोटेशियम के गेट्स हैं वो ओपन कर दिए जाएंगे। जैसे ही पोटेशियम के गेट्स ओपन होंगे, पोटेशियम के जो आयंस हैं वो न्यूरॉन से निकल के बाहर जाएंगे और अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को भी बाहर लेके चले जाएंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज अंदर बहुत कम हो जाएगा और जो सेल होती है वो नेगेटिव हो जाएगी दोबारा से। इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। नेक्स्ट इज़ द फेज 3 ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, दैट इज़ द हाइपर पोलराइजेशन। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही पोटेशियम जो होते हैं वो न्यूरॉन्स को लीव कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स के अंदर का एनवायरनमेंट नॉर्मल से मतलब मोर देन यूजुअल ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूरोग्लिया। सो न्यूरोग्लिया आर द सपोर्टिंग सेल्स। न्यूरोग्लिया जो होती है वो हमारी सपोर्टिंग सेल्स होती है ऑफ द नर्वस सिस्टम, और ये जैसे न्यूरॉन्स जो होती है वो डिवाइड नहीं करती है, बट न्यूरोग्लिया जो होती है वो डिवाइड करती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। और नेक्स्ट आता है कि जितनी न्यूरॉन्स का नंबर होता है ये उससे कहीं ज़्यादा होती है नंबर्स में, और उनको साथ में सपोर्ट करती है। अब CNS में कुछ अलग न्यूरोग्लियाज होते हैं और PNS के अंदर कुछ अलग न्यूरोग्लियाज होते हैं। CNS के अंदर हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के न्यूरोग्लियाज पाए जाते हैं, दैट इज़ द एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स एंड माइक्रोग्लियाज। सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे 2 टाइप्स के न्यूरोग्लिया पाए जाते हैं, दैट इज़ द श्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। अब इनको एक एक करके हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ द एस्ट्रोसाइट। सो एस्ट्रोसाइट जो होता है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। दिस वन इज़ द लार्जेस्ट न्यूरोग्लियाज ऑफ ऑल। इसका मेन फंक्शन होता है कि जो इसके मैंने यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा बनाया है कि ये हमारा एस्ट्रोसाइट्स होता है और जो इसके अपेंडेजेस होते हैं ये इसके फुट होते हैं। सो जो इनके फुट होते हैं ये एक टाइट जंक्शन बनाते हैं बिटवीन द ब्लड एंड द ब्रेन सेल्स, जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। सो एस्ट्रोसाइट्स का मेन काम होता है BBB बनाना, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। Second is the oligodendrocytes. So oligodendrocyte is the second neuroglia of the central nervous system. इसका जो मेन फंक्शन होता है that is the myelin sheath formation in the CNS. थर्ड इज़ द एपेंडाइमल सेल्स, ये हमारा थर्ड होता है न्यूरोग्लिया इन द CNS। इसका काम होता है जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी जो अंदर की लाइनिंग होती है दैट इज़ द एपिथेलियल लाइनिंग, उसको फॉर्म करना। और फिर एपेंडाइमल सेल्स हेल्प करते हैं इन द CSF प्रोडक्शन। CSF इज़ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फोर्थ इज़ द माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया होती है और ये हेल्प करती है फैगोसाइटोसिस में। तो ये थे हमारे CNS के, जिसमें से हमारा लार्जेस्ट था एस्ट्रोसाइट, स्मॉलेस्ट है माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं माइलिन शीथ इन द CNS और एपेंडाइमल सेल्स हेल्प करते हैं इन द CSF प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज़ द जो हमारे 2 रिमेनिंग है, दीज आर द पार्ट ऑफ द PNS। So first one is the Schwann cells, that is the first neuroglia of the peripheral nervous system. Schwann cells का काम होता है formation of the myelin sheath in the peripheral nervous system. Schwann cells और oligodendrocytes are almost same, दोनों का ही काम होता है कि माइलिन शीथ का बनाना, बट ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन शीथ CNS की बनाती है और श्वान सेल्स माइलिन शीथ PNS की बनाती है। नेक्स्ट वन इज़ द सैटेलाइट सेल्स, ये भी हमारी PNS के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं एंड टिल नाउ इनका जो फंक्शन होता है वो अभी तक ही अननोन है। दीज वर द न्यूरोग्लिया। और आज की वीडियो में हमने देखा कि एक्शन पोटेंशियल होता है वो कैसे जनरेट होता है एंड समथिंग अबाउट द न्यूरोग्लियाज। So if you have any doubts in both the topic, then comment me in the comment box. I'll reply you there. Thanks for watching.